अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री विद प्रोफेसर मोहम्मद अजीम अनवर के साथ लेक्चर नंबर 3 आज हम शुरू करने लगे हैं। इससे पहले हम 2 लेक्चर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए पढ़ चुके हैं। मैंने ये महसूस किया कि पावर पॉइंट के बजाय वाइट बोर्ड यूज करना ज्यादा इफेक्टिव है, इसलिए मैंने अब वाइट बोर्ड पर अगले लेक्चर रिकॉर्ड करने का फैसला किया है। ताहम टाइम सेविंग के लिए मैंने लेक्चर को पहले से ही राइट आउट कर लिया है ताकि इसको एक्सप्लेन करते हुए थोड़ा वक्त लगे और वीडियो का साइज छोटा रहे ताकि आप उसे आसानी से वॉच कर सकें। आप जानते हैं कि लेक्चर नंबर 2 में हमने स्टडी किया था लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को और कुछ फैमिलीज को भी स्टडी किया था। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं ब्लॉक्स इन द पीरियोडिक टेबल। तो हमारा आज का टॉपिक जो शुरू हो रहा है ब्लॉक्स इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में मौजूद एलिमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बुनियाद पर 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से ब्लॉक्स हैं? ऐसे एलिमेंट जिनकी कॉन्फ़िगरेशन s पर खत्म होती है उन्हें s ब्लॉक में रखा गया है। ऐसे एलिमेंट जिनकी कॉन्फ़िगरेशन p पर कंप्लीट होगी p ब्लॉक में। सिमिलरली जिनकी कॉन्फ़िगरेशन d पर एंड होती है वो d ब्लॉक में, और ऐसे एलिमेंट जिनकी कॉन्फ़िगरेशन f पर एंड हो रही है वो f ब्लॉक के मेंबर हैं। रिमेंबर हियर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि दीज नेम्स आर रिटन इन स्मॉल अल्फाबेट्स। आप देख सकते हैं कि s, p, d और f को स्मॉल अल्फाबेट्स में लिखा गया है। आपने इस बात का खास ख्याल रखना है। तो s ब्लॉक में कौन से एलिमेंट शामिल हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन s पर खत्म होती है? इसमें ग्रुप 1a यानी अल्कली मेटल्स, ग्रुप 2a अल्कलाइन अर्थ मेटल्स और हीलियम गैस शामिल है। आप जानते हैं कि ग्रुप 1a और 2a प्योर मेटल्स है और हीलियम एक नोबल गैस है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप 3a से लेके 8a तक के एलिमेंट शामिल हैं सिवाय हीलियम के। और मॉडर्न मेथड में, मॉडर्न नंबरिंग में आप लोग जानते हैं कि अब a और b का मामला खत्म कर दिया गया है, अब उनको कंटिन्यूअस नंबरिंग दी गई है, तो इन ग्रुप्स को 13 to 18 भी कहा जा सकता है। सो द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3a to 8a, या यूं कह सकते हैं कि ग्रुप 13 to ग्रुप 18 आर इंक्लूडेड इन द p ब्लॉक एलिमेंट्स, हाउएवर हीलियम इज नॉट इंक्लूडेड इन देम। देन उसके बाद डी ब्लॉक एलिमेंट्स का नंबर आता है। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप पीरियोडिक टेबल देखें उसमें जो छोटे कद वाले एलिमेंट्स हैं जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के दरमियान में फंसे हुए हैं, these are the D block elements because their configuration ends on the D. These all are metals और इन्हें हम कहते हैं आउटर ट्रांजिशन मेटल्स, आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स तमाम के तमाम मेटल्स हैं, मैंने वजाहत भी दी हुई है। वेलेंस इलेक्ट्रॉन गोज इन डी ऑर्बिटल। ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं इनको क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं because they have more than one type of valencies and oxidation states, so they are called transition elements. Their electrons, especially their valence electrons, easily can go from valence shell to inner shell or inner shell to valence shell. They easily transit, they show easy transition, so these are called transition elements. And these are also called outer transition elements. And these all elements are metals. उसके बाद F ब्लॉक की बारी आती है। Here the valence electron goes to F subshell and all of these are metals. ये भी तमाम के तमाम metals हैं। However, most of these are artificially prepared. इनमें से ज्यादातर एलिमेंट्स वही हैं जो artificially prepare किए गए हैं। These are called inner transition elements. इन सब को हम inner transition elements कहते हैं। तो ये है classification on the basis of blocks। इसका फायदा क्या है? आपने देखा होगा कि मैंने जब इनकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया तो आपको एक बात समझ आ गई होगी कि अगर हम किसी ब्लॉक का नाम लें तो हमारे जहन में एक जनरल स्केच आ जाता है कि इस ब्लॉक में पाए जाने वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज कैसी होंगी। तो इसी चीज को हम यूं एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन ब्लॉक्स हेल्प्स टू अंडरस्टैंड देयर केमिस्ट्री। किसी भी एलिमेंट को ब्लॉक के तरह से या एलिमेंट्स को ब्लॉक्स में क्लासिफाई करने से हम उनकी केमिस्ट्री को जान सकते हैं। क्या मतलब है इस बात का? इट मीन्स वी कैन नो देयर नेचर, वी कैन नो देयर रिएक्टिविटी, वी कैन नो देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड अदर रिलेटेड प्रॉपर्टीज। तो हमें हर एलिमेंट को जनरली
या इंडिविजुअली देखना नहीं पड़ता। हम जब ब्लॉक का नाम लेते हैं तो हम समझ जाते हैं कि एस ब्लॉक में मेटल्स हैं, डी ब्लॉक में ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, पी ब्लॉक में मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर नॉन मेटल्स एंड दे आर गैसेज एंड एटसेट्रा वगैरह वगैरह वगैरह। तो यानी हम इस तरह से उनकी रिएक्टिविटी, उनकी नेचर, उनके रिएक्शंस या इस तरह की और उनकी प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वगैरह उनको जान लेते हैं। ये जो मैंने अभी भी बात पढ़ी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इंपॉर्टेंट बात है। सो आई होप कि आप इसको फोकस करेंगे। यहां तक हमारे ब्लॉक्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हम एक और फैमिली पे चलते हैं और वो है मेटल्स, नॉन मेटल्स या सेमी मेटल्स। पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं नेचर के लिहाज से उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, मेटल्स, सेमी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले हम मेटल्स को स्टडी करेंगे। मेटल्स का जब भी हमारे मुंह में, हमारे जहन में नाम आता है, हम नाम लेते हैं मेटल्स का, तो कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स फौरी तौर पे हमारे जहन में आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि मेटल उस एलिमेंट को कहते हैं जो बहुत आसानी के साथ अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकता है। मेटल एक ऐसा एलिमेंट होता है जो गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से रिमूव करता है। इसका मतलब है किसी दूसरे को दे रहा है, तो जिसमें भी वो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा उसकी रिडक्शन हो जाएगी। सो वी कैन से दैट मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सो दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सो दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और हत्ता के 0 केल्विन पर भी अगर आप 0 केल्विन की बात करें तो इवन 0 केल्विन पर भी मेटल गुड कंडक्टर होते हैं। और क्या खूबी हो सकती है? दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स एंड देन अल्कलीज। मेटल्स जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करती हैं, एयर से रिएक्शन करती हैं तो ऑक्साइड बनाती हैं, एंड देयर ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। वो ऑक्साइड बेस होते हैं, और अगर हम उन ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व कर दें तो वो अल्कलीज प्रोवाइड करते हैं। पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि वो बेस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाए दैट इज कॉल्ड अल्कली। वाटर सॉल्युबल बेस इज कॉल्ड अल्कली, सो दे फॉर्म अल्कलीज। एग्जांपल भी मैंने यहां लिखी हुई है। सोडियम ऑक्साइड एक बेस है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये दोनों मेटल के ऑक्साइड हैं। अगर हम सोडियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करें, हालांकि ये सॉलिड होता है, तो जैसे ये वाटर में डिसॉल्व होगा, वाटर से रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ पेटेंट अल्कली। पेट अल्कली है, टिपिकल अल्कली है। सिमिलरली अब हम आते हैं नॉन मेटल्स पर। जब हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो श्योरली दे विल बी अपोजिट इन कैरेक्टर टू मेटल्स। कैसे? मेटल्स इलेक्ट्रॉन रिमूव करती हैं, इट मींस नॉन मेटल्स हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स क्या करती हैं? मेटल्स आर एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर, ऑलमोस्ट इंसुलेटर। ग्रेफाइट वाहिद नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर है। इसके अलावा ऑल द नॉन मेटल्स आर इंसुलेटर। मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, तो नॉन मेटल्स आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, इट मींस नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, तो मेटल्स एसिडिक ऑक्साइड बनाती हैं। फिर फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड लिखा हुआ है। कार्बन एक नॉन मेटल है, इसका ऑक्साइड एसिडिक होगा। अगर आप पसंद करें तो मैं सल्फर लिख देता हूं, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी एक नॉन मेटल का ऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर में डिसॉल्व होता है तो बनाता है H2CO3, इसे कार्बोनिक एसिड कहते हैं। और ये जो हम सोडा वाटर बॉटल पीते हैं, कोक, पेप्सी, 7 अप, मिरिंडा वगैरह वगैरह, इनका टेस्ट बेसिकली कार्बोनिक एसिड की वजह से ही होता है। आप देखते हैं कि अगर हमने एक बोतल ली है 1.5 लीटर वाली, इसमें से 1 गिलास पानी कोक पी ली है, बाकी को बंद करके रख दिया है, 2 दिन या 3 दिन के बाद अगर हम देखें तो उसका वो टेस्ट नहीं रहता, बिकॉज उसमें से CO2 इवेपोरेट होकर रिमूव हो चुकी है। तो SO2 है, अगर ये वाटर में डिसॉल्व होगा, this SO2 will react with water to form H2SO3 and its name is sulfurous acid। ये सल्फ्यूरस एसिड बनाएगा। अगर SO3 होता तो वो सल्फ्यूरिक एसिड बनाता। सिमिलरली अगर हम मेटलॉइड्स को देखें, मेटलॉइड्स एग्जिस्ट इन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ग्रुप 3A, ग्रुप 4A एंड ग्रुप 5A में कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि मेटलॉइड्स कहलाते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज मेटल्स के और नॉन मेटल्स के दरमियान में होती हैं। तो एक बहुत अहम प्रॉपर्टी ये है कि सेमी मेटल्स या मेटलॉइड्स
लो टेम्परेचर पर तो इंसुलेटर होते हैं लेकिन हाई टेम्परेचर पर कंडक्टर होते हैं, और इनकी इस खूबी की वजह से इनको वहां यूज किया जाता है जहां पर हमने हाई टेम्परेचर पर कंडक्टिविटी करनी हो। मेटल्स अगरचे के एक्सीलेंट कंडक्टर हैं, ताहम उनमें एक फॉल्ट ये है कि लो टेम्परेचर पर तो ठीक है, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है देयर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, उनकी रेजिस्टेंस इंक्रीज होती चली जाती है और करंट को पास आउट करने की सलाहियत कम हो जाती है। इसकी रीजन आप लोग मैट्रिक में भी पढ़ चुके हैं, इसकी रीजन आप लोग इंटर एफएससी में भी पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ईयर के में भी चैप्टर 4 में, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको एक्सप्लेन नहीं किया है। तो मेटलॉइड्स को हम वहां यूज करते हैं जहां पर हमने वेरी हाई टेम्परेचर पर एक्सीलेंट कंडक्टिविटी हासिल करनी हो। तो सेमी मेटल जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, इस तरह के एलिमेंट्स हम वहां पर आमतौर पे यूज करते हैं। इस तरह इनके ऑक्साइड्स दोनों तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं, एसिडिक भी और बेसिक भी, इसलिए हम कहते हैं कि इनके ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक होते हैं। अगर वो एसिड से रिएक्शन करेंगे तो बेस के तौर पे एक्ट करेंगे, अगर वो बेस से रिएक्शन करेंगे तो बतौर एसिड एक्ट करेंगे। दे हैव द प्रॉपर्टी टू एक्ट एज बोथ एसिड्स एंड बेसिस। सिमिलरली यहां तक हमारा टॉपिक मुकम्मल हो गया। अब हम एक नई चीज पे आते हैं। अब हमने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है, उनको डिफाइन करेंगे, उनके बारे में कुछ जानेंगे और उनके खास तौर पे ट्रेंड्स को देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल में उनके ट्रेंड्स क्या क्या हैं। सबसे पहले हम देखने लगे हैं एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज को एटॉमिक रेडियस भी कहते हैं। अगर हम इसको डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे? एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम टू इट्स आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। किसी भी एटम के न्यूक्लियस से उसके आउटर मोस्ट शेल तक का एवरेज डिस्टेंस उसका एटॉमिक साइज कहलाता है। ये आप देख सकते हैं, मैंने एक एटम बनाया हुआ है, दरम्यान में डॉट न्यूक्लियस को शो करता है और बाहर इसके शेल्स हैं। आप देख सकते हो कि 3 इलेक्ट्रॉन मैंने दिखाए हैं एंड ऑल ऑफ दीज 3 आर एट डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। चूंकि ये डिस्टेंस है इसलिए इसको मीटर में भी मेजर किया जा सकता है, ताहम एटॉमिक साइज चूंकि बहुत छोटा होता है इसलिए हम इसे मीटर के बजाय नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम या पाइकोमीटर में स्टडी करते हैं। जब एक के ऊपर डॉट लगाया जाए तो इसे एंगस्ट्रॉम कहते हैं। और हम ये बात पहले से जानते हैं कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर and 1 picometer is equal to 10⁻⁻12 meter. These are the units which we generally use to find the atomic distance. Atomic distance मालूम कैसे करते हैं? तो atomic distance मालूम करने के 2 मेन मेथड हैं। अगर हमारे पास कोई क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है जिसको प्योर 3 डायमेंशनल क्रिस्टल्स की शक्ल में हम देखते हैं तो उसका डिस्टेंस एक्सरे डायफ्रैक्शन के जरिए भी फाइंड आउट किया जा सकता है। इसके अलावा एक और मेथड है स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसके जरिए भी हम डिफरेंट एटम्स के दरमियान गैप को फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब एक एटम का रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। आप जानते हैं कि अमूमन कोई एटम अकेला तो रहता नहीं है नोबल गैसेस के अलावा, तो हमारी कोशिश ये होती है कि 2 सिमिलर एटम अगर इकट्ठे मौजूद हों तो उनके न्यूक्लियाई के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया जाए इस तरह से, और फिर उसको 1/2 यानी हाफ कर लिया जाए, तो ये एक एटम का रेडियस आ जाता है। चलते चलते यहाँ पर एक और ज़रा अहम बात भी समझ लें कि जो एटॉमिक साइज होता है इसे हम प्रिसाइजली मेजर नहीं कर सकते। किसी भी एटम का एटॉमिक साइज 100% एक्यूरेसी के साथ मेजर नहीं किया जा सकता। उसके पीछे 2 मेन रीजन है। पहली ये है कि एन एटम हैज नो शार्प बाउंड्री। किसी भी एटम की कोई शार्प एग्जैक्ट बाउंड्री नहीं होती। हमें पता है कि एटम जो है उसके इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, दीज आर इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड। इलेक्ट्रॉन हमें नजर तो आते नहीं है, सो वी टेक प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। हम प्रोबेबिलिटी लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस रेंज के अंदर कहीं ना कहीं मौजूद होगा। ये तो नहीं हमें पता कि ये एग्जैक्ट ये इलेक्ट्रॉन खड़ा है, हम कहते हैं कि देखें ये एरिया है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के 95% चांसेस मौजूद हैं। तो चूंकि प्रोबेबिलिटी हमने ली है इसलिए हम एक एरिया जो है लंबा एरिया लेना पड़ता है, सो हम उसकी शार्प एग्जैक्ट बाउंड्री मेजर नहीं कर सकते।
तो एक तो एटम की एग्जैक्ट मेजरमेंट में ये भी फैक्टर है। दूसरा फैक्टर वही जो मैंने पहले थोड़ा सा जिक्र किया कि एटम अकेले तो रहते नहीं हैं, तो एटम का साइज अपने नेबरिंग एटम की वजह से चेंज हो जाता है। जो नेबरिंग एटम है अगर वो लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है तो हमारे एटम का साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और अगर वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो हमारे वाले का साइज थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। तो एटम का साइज प्रिसाइजली मेजर नहीं किया जा सकता। रीजन ये है कि एक तो एटम की शार्प बाउंड्री नहीं होती, और दूसरी रीजन ये है कि नेबरिंग एटम की वजह से उसका साइज चेंज होता रहता है। ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद है आप इसको भी फोकस करेंगे। आज के हमारे लेक्चर का वक्त यहाँ पे खत्म होता है। कोई भी इसके बारे में क्वेश्चंस हैं, कमेंट्स हैं, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपना क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कोई राय है वो दे सकते हैं। अगले लेक्चर में हम इसके ट्रेंड्स को स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए खुदा हाफिज। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।